हाउस ऑफ डायनामाइट मूवी की शुरुआत में बताया गया था कि कोल्ड वॉर के दौरान सभी देशों ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे। इस डिसीजन के बाद दुनिया बदलने वाली थी। फिर सीन आता है प्रेजेंट टाइम का, जहां एक मिसाइल लॉन्च की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अलास्का बेस कैंप में मेजर डेनियल दिखते हैं। वो अपनी पत्नी से फोन पर झगड़ा कर रहे होते हैं। फोन रखने के बाद वो अंदर जाते हैं और अपने जूनियर ऑफिसर पर गुस्सा करने लगते हैं। कैंप के सभी लोग उनसे थोड़े नाराज दिखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की तरफ, जहां हमें कैप्टन ओलिविया दिखाई देती है। वो अपने घर पर अपने परिवार के साथ होती है। ओलिविया और उसके पति परेशान होते हैं क्योंकि उनका बेटा बीमार होता है और काम पे जाते वक्त ओलिविया अपने बेटे को बाय बोलती है और बेटा उसे एक छोटा सा खिलौना दे देता है। फिर ऑफिस पहुंचने पर ओलिविया की मुलाकात एबी से होती है, एक नई लड़की जो पहले CNN की रिपोर्टर थी। उसके बाद ओलिविया व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आती है, जहां उसका काम दुनिया भर में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं पर नजर रखना होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर विल आता है और ओलिविया से मिलता है, जो उसका सीनियर था। ओलिविया को पहले से पता होता है कि विल रात को अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, इसलिए दोनों काफी खुश दिखते हैं। अब बाहर एबी अपना काम कर रही होती है। वो प्रेसिडेंट के आने से पहले रिपोर्टर्स को रेडी करवा रही होती है। तभी अलास्का में डेनियल की टीम को पता चलता है कि एक न्यूक्लियर मिसाइल उनकी डायरेक्शन में आ रही है। ये खबर तुरंत ओलिविया तक पहुंच जाती है। ऐसी मिसाइल 4 महीनों में पहले 3 बार छोड़ी जा चुकी थी। उसके बाद उन्होंने चेक किया कि मिसाइल कहां से लॉन्च हुई, लेकिन सैटेलाइट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सबको लगा कि ये एक टेस्ट मिसाइल ही होगी, जैसे पहले वाली थी, और ये पानी में गिर जाएगी, इसलिए किसी ने भी इस सिचुएशन को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। बाद में ओलिविया और टीम ने पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग की, जहां बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद थे। वहां जनरल ब्रैडी भी थे, जो प्रेसिडेंट को इस अटैक के बारे में सबको समझा रहे थे। दूसरी तरफ डेनियल की टीम में एवा नाम की एक लड़की ने मिसाइल को पूरी तरह ट्रैक कर लिया। उसे पता चल गया कि ये मिसाइल पानी में नहीं गिरने वाली, बल्कि सीधा शिकागो शहर पर गिरने वाली है। जैसे ही ये बात ब्रैडी को पता चली, सब लोग शॉक हो गए। सबको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा अटैक दुनिया में पहली बार होने वाला था और अब बस सिर्फ 19 मिनट बचे थे मिसाइल टकराने में। इसी वजह से एवा ने तुरंत डेनियल और अपनी टीम के साथ अलास्का बेस से एक और मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी। ये मिसाइल स्पेशली बनाई गई थी ताकि दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सके। उधर ओलिविया की टीम सोच में पड़ गई कि ये मिसाइल किसने छोड़ी होगी। सब कंफ्यूज थे और उन्हें लगा कि ये कोरिया, रशिया या चाइना में से किसी एक देश ने ही छोड़ी हो सकती है। उनका काम था इस बात का पता लगाना और तुरंत प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के FEMA डिवीजन में काम करने वाली कैथी को एक इमरजेंसी मैसेज मिला कि उसे तुरंत बंकर में जाना है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। तब तक अलास्का से डेनियल की टीम ने 2 मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी। इसके बाद कैथी अपने सीनियर के पास गई और ओलिविया से भी सवाल करने लगी, क्योंकि उसे फॉरेन डिपार्टमेंट्स के लोगों से बात करके सिचुएशन समझनी थी। लेकिन ओलिविया ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर ओलिविया के बॉस ने बताया कि वो व्हाइट हाउस जा रही है ताकि वहां दूसरे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर सके। वहीं बॉस मार्क जैसे ही गया, ओलिविया ने देखा कि उनकी मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल की तरफ जा रही है, लेकिन उनमें से एक मिसाइल फेल हो गई थी। अब विल चाहता था कि वो लोग एक और मिसाइल छोड़ दें, लेकिन ओलिविया ने समझाया कि उनके पास सिर्फ 50 मिसाइल्स हैं और अगर फ्यूचर में कोई और अटैक हुआ तो उन मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो ज़्यादा मिसाइल्स अब यूज़ नहीं कर सकते। फिर उनकी पहली मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल से बिल्कुल पास पहुंच गई, लेकिन उसने टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं किया। अब लगभग निश्चित था कि वो न्यूक्लियर मिसाइल शिकागो शहर पर गिरने वाली है। इसी वजह से डेनियल और उसकी टीम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि सिर्फ 8 मिनट बचे थे उसे टकराने में। वहीं दूसरी तरफ डेनियल की टीम और मिसाइल छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऊपर से परमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम थे। इतने में कैथी और उसके बॉस को भी सिचुएशन के बारे में पता चल गया। कैथी ने बताया कि अगर ये मिसाइल शिकागो में गिरती है तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर सकते हैं और अटैक होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फिर ट्रैकर्स ने डेनियल को अपडेट दिया कि अभी भी वहाँ 92 लाख लोग जिंदा हैं, लेकिन मिसाइल लगते ही सब मर जाएंगे। ये सुनकर डेनियल बहुत परेशान हो गया। वो ऑफिस से निकला और बाहर निकलते ही उसे वॉमिट हो गई। उधर ओलिविया और विल इस पूरी सिचुएशन पर बात कर रहे थे। ओलिविया ने विल को बोला कि वो अपना फ़ोन बाहर से ले आए ताकि वो लोग बाकी ऑफिसर से बात कर सकें। इसी बीच डेनियल के ऑफिस में चैड नाम का लड़का अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो बहुत उदास था, क्योंकि उसे डर था कि इस अटैक के बाद न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। उसकी माँ ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा, लेकिन चैड ने उन्हें असली सिचुएशन नहीं बताई। तभी कैथी को लेने के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ गए, क्योंकि वो उनकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में थी, और फिर कैथी ने उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। अब सब लोग वहाँ पर टेंशन में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। तब विल ने सबसे कहा कि वो अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ रहे। फिर विल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिए हुए फोटोज देख रहा था। तब ओलिविया को लगा कि विल उसे छोड़कर चला गया है।
अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके ऊपर अटैक किस देश ने किया है। फिर थोड़ी देर बाद विल वापस आया और ओलिविया को उसका फोन दे दिया। ओलिविया ने तुरंत अपने पति को कॉल किया। उसका पति और बेटा हॉस्पिटल में थे। ओलिविया ने उसे कहा कि वो अपने बेटे के साथ शहर से तुरंत निकलकर वेस्ट डायरेक्शन में चला जाए। फिर उसने फोन कट कर दिया। अब ओलिविया बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और विल के साथ मिलकर आगे होने वाली चीजों के लिए तैयार हो गई। अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। मिसाइल शिकागो शहर पर गिरने वाली थी। विल और ओलिविया बस उसे देख रहे थे। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कहानी दूसरे देश के नेताओं के नजरिए से दिखाई जाती है। इसमें हमें स्टारकॉम का ऑफिस दिखाया जाता है। ये डिपार्टमेंट पूरी न्यूक्लियर फोर्स को कंट्रोल करता था और न्यूक्लियर से जुड़े सबसे बड़े डिसीजंस लेता था। अब वहाँ पर ब्रैडी सबसे मिलता है और उसे पता चलता है कि समुद्र से एक मिसाइल उनकी तरफ आ रही है। लेकिन ब्रैडी बिल्कुल शांत रहता है और रात के फुटबॉल मैच के बारे में बात करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डैनी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो अपने पति जैक के साथ होती है। अब जैक एक डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और डैनी प्रेग्नेंट है। जैक अपनी वाइफ के लिए बहुत खुश दिख रहा होता है। तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है। जैक तुरंत अपनी कार से निकलकर व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो बड़े ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉल पर सिचुएशन डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि अटैक किस देश ने किया है। तभी जैक अलग अलग देशों की पॉसिबिलिटीज बताता है, पर खुद भी कंफ्यूज होता है और फिर उसका फोन का सिग्नल चला जाता है। उधर ब्रैडी के एक साथी ने बताया कि मिसाइल शिकागो शहर पर गिरने वाली है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और जैक भी घबरा जाता है। अब सिर्फ 19 मिनट बचे थे अटैक होने में। सभी ने काउंटर अटैक के लिए तैयारी शुरू कर दी। उनका प्लान था कि मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। फिर जैक व्हाइट हाउस पहुंच जाता है। वहां ब्रैडी को लगता है कि ये अटैक कोरिया ने किया है, इसलिए वो उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जैक को ब्रैडी का प्लान बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि अगर उन्होंने अब अटैक किया तो सभी देशों के बीच में एक बड़ी वॉर शुरू हो सकती है। तब ब्रैडी ने कहा कि किसी एक्सपर्ट से इस बारे में बात करनी चाहिए। जैक ने कहा कि वो एना से बात करेगा। वो उनकी टीम की ऑफिसर है जो कोरिया की मिलिट्री एक्टिविटीज पर नजर रखती है। और तभी ब्रैडी ने अपनी टीम को मिसाइल्स लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। फिर जैक से पूछा गया कि क्या उनकी मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जैक ने कहा 60% चांसेस हैं। ये सुनकर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा हमने $50 बिलियन से 50 मिसाइल्स खरीदी हैं और फिर भी उनकी कोई गारंटी नहीं है। फिर जैक को व्हाइट हाउस के एक स्पेशल मीटिंग रूम में ले जाया गया, जहां उसे ओलिविया के बॉस मार्क के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को सिचुएशन एक्सप्लेन करनी थी। प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उन्हें ये डिसाइड करना था कि अगर अटैक कंफर्म हो जाए तो कौन से देश पर जवाब में हमला करना है। तब जैक ने प्रेसिडेंट को बताया कि वो एना से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि वो कोरिया के मिलिट्री डिफेंस सिस्टम के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखती है। दूसरी तरफ हमें एना दिखाई देती है जो अपने बेटे के साथ छुट्टियां मना रही होती है। तभी उसे जैक का फोन आता है। एना कहती है कि वो अभी वैकेशन पर है, लेकिन जैक तुरंत बोलता है कि ये इमरजेंसी है। उनके देश पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला हुआ है और उन्हें ये पता लगाना है कि क्या कोरिया इसके पीछे हो सकता है। एना कहती है कि हाँ, ये मुमकिन है। कोरिया पिछले 2 साल से समुद्र में सबमरीन्स बना रहा है जिनसे न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं। इन सबमरीन्स को ट्रैक करना मुश्किल होता है और वो लोग आसानी से ये दिखावा भी कर सकते हैं कि उन्होंने अटैक नहीं किया है। ये सुनकर जैक को लगा कि कोरिया ही इसके पीछे हो सकता है और ब्रैडी को भी ये बात सही लगी। फिर एना ने कहा कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मिसाइल किस जगह से लॉन्च हुई है तो वो कंफर्म कर सकती है कि कोरिया ने ही ये किया है। लेकिन ब्रैडी ने उन्हें बताया कि उनके सैटेलाइट्स ने लॉन्च लोकेशन ट्रैक नहीं की। ये सुनकर सब लोग परेशान हो गए और ब्रैडी को लगा कि ये अटैक किसी ने जानबूझकर प्लान करके किया है। तब एना ने कहा कि चाइना भी अक्सर न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करता रहता है, तो हो सकता है कि ये काम उनका हो। लेकिन प्रेसिडेंट को ये बात सही नहीं लगी। अब उनकी मिसाइल सिर्फ 1 मिनट दूर थी न्यूक्लियर मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने से। इसी दौरान एना अपने बेटे के साथ बहुत परेशान थी। फिर मिसाइल्स आगे बढ़ी, लेकिन वो न्यूक्लियर मिसाइल को रोक नहीं पाई। ये देखकर सब लोग शॉक और परेशान हो गए। अब शिकागो शहर पूरी तरह से तबाह होने वाला था। उनके पास उसे बचाने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब सबको ये समझ आ गया था कि उन्हें दूसरे देशों के साथ जंग की तैयारी करनी होगी, इसलिए वो अपनी मिसाइल्स लॉन्च करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इसीलिए अब ब्रैडी ने तुरंत प्रेसिडेंट को अपनी सिचुएशन बताना शुरू की। अब उन्होंने आर्मी को अलर्ट कर दिया और अमेरिका के आसपास की सबमरीन्स भी रेडी कर दी गई थी। सबके पास अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स थे और वो हमला करने के लिए तैयार थे। तब जैक ने सबको शांत होने के लिए कहा, लेकिन ब्रैडी ने कहा कि अब ये वार होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी देश समझ चुके हैं कि अमेरिका पर हमला हुआ है और अब वो भी अटैक के लिए रेडी हो जाएंगे। तब ब्रैडी ने कहा कि जिस देश ने हमला किया है वो इसे टेस्ट समझकर और मिसाइल छोड़ सकता है, इसलिए अमेरिका को पहले ही जवाब देना होगा, वरना सब उन्हें कमजोर समझेंगे। इसीलिए अब फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट के हाथ में था कि वो बदला लेंगे या पीस बनाए रखने की कोशिश करेंगे।
अब प्रेसिडेंट काफ़ी कंफ्यूज था और उसका चेहरा अभी दिखाया नहीं गया था। इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। फिर ब्रैडी ने सीधा कह दिया कि ये जंग होने वाली है। वो चाहता था कि शिकागो के बाद और शहर बर्बाद ना हो। तब मार्क को पता चला कि रशियन जनरल का फ़ोन आ रहा है। मार्क ने जैक को चूज़ किया क्योंकि जैक नेगोशिएटिंग में अच्छा है। जैक ने रशियन जनरल से प्रेसिडेंट की तरफ से बात की और शांति की कोशिश की। रशियन जनरल ने बताया कि तुम्हारे शिप्स हमारे बॉर्डर के पास आ चुके हैं, इसलिए शांति वाली बात मुश्किल लग रही है। जैक ने समझाया कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन जनरल ने मना किया कि उन्होंने वो हमला नहीं किया है। तब जैक ने पूछा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? तब जनरल ने कहा, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अटैक तुम्हें रशिया पर बदला लेने का बहाना बना सकता है। अगर तुम अपने शिप्स वापस नहीं लेते तो हम भी तैयार हो जाएंगे। तब जैक ने कहा कि अगर आपकी सबमरीन हमारे एरिया में छुपी हुई है तो लोकेशन बता के उसको सरफेस पर ले आएं, ताकि हमें भरोसा हो। तब जनरल मना कर देता है। उसने कहा, अगर सबमरीन ऊपर आई तो अमेरिका उसका पता लगा के उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तब जैक ने भावुक होकर बोला कि उसकी वाइफ 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उनके पास वक्त कम है, इसलिए जल्दी फैसला चाहिए। फिर जैक ने कहा कि अगर आप सबमरीन नहीं भेजेंगे तो मैं प्रेसिडेंट को बताऊंगा और अमेरिका आप पर हमला करेगा या नहीं, इस बात पर बात करूंगा। जनरल ने जवाब दिया कि उनके शिप्स रसिया के ऊपर से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर असली अटैकर चाइना हो तो उनके प्लेन्स हमारे शहरों के ऊपर से जा सकते हैं और वो इस चीज़ का खतरा नहीं ले सकते। फिर जैक ने कहा कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है और उनको जैक पर भरोसा करना होगा। फिर जनरल अपने प्रेसिडेंट से बात करने चला गया और फ़ोन वहीं कट कर दिया। फिर कुछ देर बाद ब्रैडी ने प्रेसिडेंट को बताया कि उन्हें बाकी देशों पर हमला करने के लिए कोर्स बोलने पड़ेंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट अपने साथी से सलाह लेने लगे। तब तक जैक ने प्रेसिडेंट को रशिया के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया, जहां उसका मानना था कि रशिया ने शायद उन पर हमला नहीं किया होगा, लेकिन प्रेसिडेंट को पूरा यकीन नहीं था कि रशिया सच बोल रहा है और वो पीछे हटने को भी तैयार नहीं थे और उनके पास सिर्फ अब 2 मिनट बचे थे। तब जैक कहता है, चाहे उन्होंने हमला किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर हमने अभी अटैक किया तो सीधा जंग शुरू हो जाएगी। ये सुनकर प्रेसिडेंट और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। तब मार्क और जैक ने आर्मी को बोला कि जंग के लिए तैयारी शुरू कर दो। फिर मोंटाना के साथ अमेरिका के सबमरीन्स और मिसाइल्स बेसेस दिखाए गए, जहां सब लोग प्रेसिडेंट के ऑर्डर के पहले ही अटैक की तैयारी कर रहे थे। आखिर में प्रेसिडेंट ने अपने कोर्स भेज दिए, जिससे उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। फिर कहानी सुबह के टाइम पर शिफ्ट होती है, जहां हम प्रेसिडेंट के नज़रिए से सब कुछ देखते हैं। वहां पर हमें रॉनी नाम का एक ऑफिसर दिखता है, जो व्हाइट हाउस में एक बैग के साथ आता है। वो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा है और उसके बारे में हमें आगे और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रीड ब्रेकर दिखाई देता है। वो अपनी पत्नी के मरने के बाद काफ़ी उदास है और परेशान रहता है। अपने दोस्त से बात करते हुए वो बताता है कि अभी तक वो खुद को संभाल नहीं पाया है। फिर सीन प्रेसिडेंट पर शिफ्ट होता है, जो अपनी वाइफ रोज से बात कर रहे होते हैं। रोज अफ्रीका घूमने गई होती है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने बिजी शेड्यूल के चलते वहां नहीं जा पाए। रोज उन्हें अपनी ट्रिप के एक्सपीरियंस के बारे में सब कुछ बताती है। उसके बाद प्रेसिडेंट का स्टाफ उन्हें याद दिलाता है कि आज उन्हें एक बास्केटबॉल मैच में लड़कियों की टीम को सपोर्ट करने जाना है। प्रेसिडेंट उसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीड अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने डेली काम में लग जाता है। तब तक प्रेसिडेंट स्टेडियम पहुंच जाते हैं मैच देखने के लिए, क्योंकि वो हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने होते हैं। सब उनसे मिलना चाहते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। अब मैच के दौरान प्रेसिडेंट खुद एक गोल करके लड़कियों को दिखाते हैं। ये देखकर सब लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। प्रेसिडेंट उनके साथ खेलते हैं और सबको खुश कर देते हैं। तब रीड को पता चलता है कि देश की तरफ एक मिसाइल आ रही है और वो शिकागो की तरफ आ रही है। अब रीड बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी शिकागो में ही रहती है। अब प्रेसिडेंट की टीम को भी ये खबर मिल जाती है और टीम प्रेसिडेंट को सेफ जगह पर लेकर निकल जाती है। अब प्रेसिडेंट अपनी गाड़ी में रॉनी के साथ बैठ जाते हैं और रॉनी प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर अटैक के बारे में पूरी जानकारी देता है। उसका काम ये होता है कि ऐसे अटैक्स के बाद प्रेसिडेंट को सलाह दे। वहीं दूसरी तरफ रीड जैक से गुस्सा है, क्योंकि जैक ने 50 मिलियन के इंटरसेप्टर्स खरीदे थे, लेकिन उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। ऊपर से सक्सेस रेट भी 60% से कम थी। अब रीड प्रेसिडेंट को ये सब बता देता है। अब वीडियो कॉल में स्क्रीन ब्लैक दिख रही होती है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का सवाल होता है। अब प्रेसिडेंट रीड पर गुस्से में बोलते हैं कि ये चीज़ें ठीक से हैंडल नहीं हुई। रीड कहता है, सर ये पहली बार हुआ है, मैं जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, और वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान भी होता है। फिर कुछ देर बाद वही इनकमिंग मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाती। उनके इंटरसेप्टर्स फेल हो जाते हैं और मिसाइल शिकागो तक पहुँच जाती है। ये सुन के प्रेसिडेंट बहुत दुखी हो जाते हैं। रोनी फिर प्रेसिडेंट को बताता है कि अब क्या करना होगा, कैसे हम दूसरे देशों के न्यूक्लियर बेसिस को निशाना बना सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट असली में न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते थे। तब रीड अपनी बेटी लिली को फ़ोन करता है। लिली बात नहीं करती, क्योंकि उसकी मां के मरने के बाद उसके थेरेपिस्ट ने उससे बोला था कि वो अपने पापा से ज़्यादा बात ना करे। फिर फ़ोन पर एक लड़के की आवाज़ आती है।
रीड पूछता है ये कौन है। लिली बोलती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक साथ काम करते हैं। रीड खुश हो जाता है। वो लिली को न्यूक्लियर अटैक के बारे में कुछ नहीं बताता और फ़ोन कट कर देता है। अब वहीं दूसरी तरफ लोग प्रेसिडेंट को दूसरे देशों पर हमला करने की प्लानिंग समझा रहे होते हैं। प्रेसिडेंट को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं बची होती। फिर प्रेसिडेंट और रोनी को हेलीकॉप्टर में भेजा जाता है। हेलीकॉप्टर में रोनी प्रेसिडेंट को आर्मी प्लेन्स और सबमरीन्स के बारे में बताता है ताकि हम दूसरे देशों के न्यूक्लियर बेसिस को निशाना बना सकें। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर हमने अटैक किया तो वो भी हमें मिसाइल से उड़ा देंगे। रोनी कहता है हाँ, बहुत लोग मरेंगे। फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हमें तब तक रुकना चाहिए जब तक कोई हमला हम पर ना करे। रोनी थोड़ा मान जाता है। प्रेसिडेंट को पता होता है कि रोनी रेडी रहने वाला आदमी है, वो ज़रूर एक्शन लेने को तैयार रहेगा। रोनी कहता है कि ये सब पागलपन जैसा है, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो दुश्मन सोचेंगे कि हम कमज़ोर हैं। प्रेसिडेंट याद दिलाते हैं कि कभी हमने खुद न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए थे और अभी ऐसा टाइम आ गया है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम पर भी गिर सकते हैं। अब रोनी प्रेसिडेंट को दुश्मन देशों के बेसिस के बारे में बताने लगता है। उसी वक्त रीड को भी सब कुछ पता चल जाता है और वह हेलीकॉप्टर में बैठने जा रहा होता है। कॉल पर प्रेसिडेंट उससे सलाम मांगता है, लेकिन रीड बहुत परेशान होता है और बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। और अब प्रेसिडेंट को अकेले ही सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो जैक से बात करने लगते हैं। जैक प्रेसिडेंट को बताता है कि उसने रशियन जनरल से बात की है, लेकिन प्रेसिडेंट को रशिया पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद हमला रशिया नहीं करवाया होगा। प्रेसिडेंट कहते हैं अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, हमें इस पर सोचना पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट अपनी वाइफ रोज से फ़ोन पर बात करते हैं। रोज ये सब बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। अब प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 1 मिनट होता है फैसला लेने के लिए, लेकिन उसी वक्त फ़ोन का सिग्नल चला जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट और ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो अपना न्यूक्लियर कोड कार्ड निकालता है, कोड्स पढ़ता है और न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ कैथी, एना और बहुत सारे लोग न्यूक्लियर बंकर की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसे बंकर्स गवर्नमेंट ने लोगों को न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बनाए होते हैं। अंत में डैनियल नजर आता है, जो दुनिया की तबाह होने पर बहुत ज़्यादा उदास होता है। और इसी सस्पेंस के साथ अ हाउस ऑफ डायनामाइट मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।